करूंगा वो ये मेरा 11वां लेक्चर होने वाला है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट के हिसाब से आप लेक्चर नंबर 1 से जो है अपना तैयारी करते हुए आए, फिर जो है आपको लेक्चर नंबर 11 जो है समझ में आएगा। यदि आप 20 से जुड़ते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर क्या पढ़ लिए थे भाई? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था नोमेनक्लेचर ऑफ थायोसाइनेट। क्या पढ़ लिए थे? थायोसाइनेट पढ़ लिए थे। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है होमोलोगस सीरीज, समजातीय सीरीज। देखिए यहाँ लिखा भी है होमोलोगस सीरीज या फिर समजातीय श्रेणी। क्या होता है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी कहने का मतलब होता है कि कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी या फिर कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी क्रमागत कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो सदस्यों के बीच का अंतर जो है डॉट CH2 होता है। कितना होता है? बॉन्ड CH2 डॉट CH2 होता है। उसको समजातीय श्रेणी या फिर सजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो इसे सुनिए, कार्बनिक यौगिकों का दो ऐसा सदस्य जिसके बीच का जो है कम से कम अंतर डॉट CH2 होना चाहिए, तो इसको बोला जाएगा होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से जो स्पष्ट हो जाएगा आपको। यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ होमोलोगस सीरीज का उदाहरण लेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-. इधर देखिए, CnH2n प्लस का 2 और लगाएंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा CH4, दूसरा फॉर्मूला बनेगा C2H6, तीसरा बनेगा C3H8, चौथा बनेगा C4H10। CnH2n पे अगर हम देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा C2H4, दूसरा बनेगा C3H6, तीसरा बनेगा C4H8, चौथा बनेगा C5H10। इधर देखिए, अगर CnH2n-2 अर्थात YN के लिए देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा C2H2, दूसरा बनेगा C2H4, तीसरा बनेगा C3H4, चौथा बनेगा C4H6। 4 का 2 गुना करेंगे 8, 2 घटाएंगे 6, फिर होगा C5, 5 का 2 गुना करेंगे 10, 2 घटाएंगे 8। अगर हम बात करें कि इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, क्रमागत दो सदस्य है, इसके बीच का अंतर कितना है? डॉट CH2। इसके बीच का अंतर कितना होगा? तो डॉट CH2 होगा। अगर इसमें से इसमें माइनस कर ले हम तो केवल आ जाएगा। ये भी देखिए, क्रमागत दो सदस्य है, इसके बीच का अंतर कितना होगा? डॉट CH2। इसके बीच का अंतर डॉट CH2, इसके बीच का अंतर कितना होगा? तो डॉट CH2, और इसके बीच का अंतर कितना होगा? तो डॉट CH2। यही है होमोलोगस सीरीज या फिर समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहने का मतलब होता है कि कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत दो सदस्यों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो डॉट CH2 होना चाहिए। उसको जो है होमोलोगस सीरीज या फिर समजातीय श्रेणी कहा जाता है। आप यहाँ से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं समजातीय श्रेणी के। इसके बाद है समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। क्या है? समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये हुआ बाबू, और इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, और इसके बाद से हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों का रासायनिक गुण लगभग समान होता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों का लगभग गुण जो है समान होगा, मतलब CH4 और C2H6 का नेचर जो है लगभग क्या होगा? समान होगा, लगभग समान होगा।
दूसरा कह रहा है कि समजातीय श्रेणी में क्रमागत दो सदस्यों के बीच का अंतर .CH2 होता है। समजातीय श्रेणी में क्रमागत दो सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है, तो .CH2 होता है। तीसरा कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के तत्वों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए, इस समजातीय श्रेणी का सदस्य है, इसको एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए भी सूत्र है और इसके लिए भी सूत्र है। तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि से बनाया जाता है। जो भी समजातीय श्रेणी के सदस्य है उसको जो है एक ही प्रोसेस के द्वारा, एक ही विधि के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि समजातीय श्रेणी में एक ही तरह के समूह जुड़े रहते हैं। लास्ट वाला जैसे मान लीजिए कि CH3 OH जुड़ा रहेगा, इसके नीचे C2H5 है तो इसमें भी क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा। मतलब एक ही प्रकार के समूह जो है इसके लास्ट में जुड़े हो सकते हैं, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। तो ये रहा समजातीय श्रेणी की विशेषता। क्या रहा, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। इसके बाद से हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो आप लोग पहले लेसन में भी ऑक्सीडेशन पढ़े होंगे, ऑक्सीकरण पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा हटके है। और यहाँ 5 रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण, एस्टीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन। प्रत्येक साल जो है आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में इस सारा क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है। तो आपको जो है पांचों रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा, जब भी आएगा पांचों एक साथ आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। डिफिनेशन सेम है, हम लोग पहले लेसन में भी पढ़े हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण किया जाता है। डिफिनेशन है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा जो पदार्थ इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। कह रहा है कि जो पदार्थ इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन को उपलब्ध कराते हैं उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखिए कह रहा है कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थों को अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे क्षारीय KMnO4, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम फॉर्माइड। KMnO4 पोटेशियम फॉर्माइड में क्षारीय प्रकृति का कैसा होगा, क्षारीय। ये जो है दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, इसीलिए KMnO4 को बोलेंगे कि ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तो वैसे ही पोटेशियम डाइकार्बोनेट क्या है, K2Cl2O7, इसको बोलेंगे पोटेशियम डाइकार्बोनेट और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। पोटेशियम डाइकार्बोनेट की प्रकृति अम्लीय। दूसरा लेते हैं, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्वि तथा त्रिबंधन प्रतिकारकों का योग होता है संकलन अभिक्रिया कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धातु उत्प्रेरक पैलेडियम अर्थात Pd अथवा प्लैटिनम Pg अथवा निकेल मतलब Na की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है किसकी उपस्थिति में, तो प्लैटिनम धातु की उपस्थिति में, या फिर प्लैटिनम धातु की उपस्थिति में, या फिर निकल धातु की उपस्थिति में। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्वि या त्रिबंधन प्रतिकारकों का योग होता है संकलन अभिक्रिया कहलाता है। और संकलन में होगा क्या कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को धातु उत्प्रेरक जैसे प्लैटिनम Pd, प्लैटिनम Pg और निकल की उपस्थिति में इसको हाइड्रोजन जोड़ करके और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला जाएगा।
तो देखते हैं, देखिए रिएक्शन लिखा गया है कि C2H4। अच्छा C2H4 इसका नाम हुआ इथीन। क्या नाम हुआ? इथीन। लास्ट का ई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ई अनसैचुरेटेड। कैसा है? अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। निकल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस जब तापमान दिया गया तो ये बन गया C2H6, इसका नाम हो गया ईथ, और लास्ट का जोड़ देंगे ए। ये नहीं जुड़ा हुआ है मतलब ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है। और जो है इधर वाला एग्जांपल असंतृप्त लिखा गया है। हमको असंतृप्त से संतृप्त में बदलना है। निकल की उपस्थिति में पीडी अर्थात प्लैटिनम की उपस्थिति में पीटी अर्थात प्लैटिनम की उपस्थिति। तो जब भी निकल की उपस्थिति में हम इथीन को गर्म करेंगे H2 की उपस्थिति में, तब बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। ये रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे ही यहाँ लिखा है इथाइन, लास्ट का YNE है। क्या है? YNE है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी हाइड्रोजन जुड़े हैं निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये भी जो है इथेन के रूप में कन्वर्ट हो गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में कन्वर्ट हो गया। और देखिए इसके बाद से है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये भी C2H4 है। और इसको भी जब हम हाइड्रोजन की उपस्थिति में पैलेडियम धातु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो CH3 में अर्थात C2H6 में कन्वर्ट होगा। तो आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, संकलन रखिएगा। इसके बाद से पढ़ना है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो तीसरा होगा वो कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के संयोग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। फिर से सुनिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के संयोग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। जैसे हम लोग पिछला रिएक्शन किए हैं, सेम जो है रिएक्शन इसके लिए भी रहेगा। कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा और उसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में किसी धातु उत्प्रेरक की सहायता से, जैसे प्लैटिनम निकल की उपस्थिति में जब हम उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देंगे तब इस प्रक्रिया को बोला जाएगा हाइड्रोजिनेशन। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजिनेशन बोला जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क्या था? C2H2 था। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है भाई? तो 2H2 के साथ कराया गया है और PD के उपस्थिति में कराया गया। तो C2H2 मतलब 2 दूना 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये हो जाएगा C2H6। हाइड्रोजन जोड़ के किसी धातु उत्प्रेरक की सहायता से हम लोग असंतृप्त को संतृप्त बना लिए, हाइड्रोजनीकरण हो गया। बस कह रहा है कि इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है इसका उपयोग जो है असंतृप्त वनस्पति तेल को जो है वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। फिर कह रहा है कि इसके साथ वनस्पति तेल जैसे मूंगफली तेल, विनैला तेल, सरसों तेल इत्यादि बनाने में भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। हम इसको नोट में लिख सकते हैं। जंतु वसा नोट कर लीजिए। कह रहा है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं, जबकि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं, क्योंकि जंतु वसा में संतृप्त वसीय अम्ल होता है तथा वनस्पति तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। जिससे देखिए कह रहे हैं कि हमारे शरीर के लिए जो है हानिकारक माने जाते हैं कौन? जंतु वसा, जबकि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं क्योंकि जंतु वसा में संतृप्त वसीय अम्ल होता है तथा वनस्पति तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु या तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है,
प्रतिस्थापन क्रिया कहलाता है। रिएक्शन नंबर 4 प्रतिस्थापन क्रिया क्या है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु या तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाता है। यह गुण जो है मुख्य रूप से एल्केन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? एल्केन में पाया जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CH4 है, इसका रिएक्शन अगर हम HCl से करा देते हैं कि क्या हो जाएगा? ये जितना सारा रिएक्शन है सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। CH4 का मतलब क्या है? ऐसे है, C है और इस पे 4 कार्बन अटैच है, ऐसे है। अब देखिए प्लस है तो प्लस HCl को लिख सकते हैं H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Cl। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से एक H इस Cl के साथ मिलकर बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl। बाकी बचेगा या फिर देखिए Cl2 के साथ इसका रिएक्शन है, इसके साथ कराते हैं Cl2 के साथ इसका रिएक्शन है। तो एक मिनट थोड़ा रुकिए। अगर हम इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराएं तो क्या? CH4 है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा ले भाई? Cl2 के साथ कराएं तो क्या होगा? अगर हम इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो क्या होगा? Cl2 का मतलब है Cl बॉन्ड Cl। क्या है? Cl2 का मतलब क्या है? तो Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ का H और यहाँ का Cl जो है मिलकर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। और जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है इसके बदले में ये वाला क्लोरीन जो है इसकी जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन पर तो 3 वो हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन दे दिया, इसके जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। ये हो जाएगा CH, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन ये वाला, और यहाँ जो है हाइड्रोजन की जगह पर वही वाला क्लोरीन रहेगा, तो CH3Cl बनेगा अब प्लस और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा? HCl बनेगा। तो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा CH3Cl और प्लस का HCl, CH3Cl और प्लस का HCl। अब देखिए आइए हम इसको फिर से लिखते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? CH3Cl प्लस का HCl, प्लस का HCl। कैसे लिखा गया आपको पता चला क्या? यहाँ 4 हाइड्रोजन था, 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन जो है इसके यहाँ ट्रांसफर हो गया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और फिर इसका एक क्लोरीन मिलकर बना दिया है HCl। और यहाँ का एक क्लोरीन जो है इस हटे हुए हाइड्रोजन के पास आकर जुड़ गया, इसलिए CH3Cl। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अगर फिर से CH3Cl उठा ले, मतलब ये वाला इसका रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ करा तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए फिर से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा, ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस का HCl। अच्छा फिर क्या होगा? अगर CH2Cl2 उठा ले, CH2Cl2 इसका रिएक्शन जो है Cl2 के साथ कराए तो क्या है? ये हो जाएगा CHCl3 और उसके बाद से HCl। क्या हो जाएगा? HCl। अच्छा फिर से अगर हम CH3Cl को उठा लें, CHCl3 को उठा लें और इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा लें तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये भी जो है H म्यू अर्थात सनलाइट की उपस्थिति है। यहाँ से हर भी हाइड्रोजन हट जाएगा, बना लेगा HCl और फिर CCl। नाम क्या होगा? नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। नाम होगा इसका मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड।
या फिर क्लोरोमीथेन। C2Cl2 का नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा? डाइक्लोरोमीथेन। CHCl3 का नाम क्या होगा? तो ट्राइक्लोरो। CCl4 का नाम क्या होगा? तो कार्बन टेट्रा। CCl4 का नाम क्या होगा? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन क्रिया के लिए रिएक्शन, ये जो है प्रतिस्थापन क्रिया के लिए डिफिनेशन था, और ये जो है प्रतिस्थापन क्रिया के लिए क्या है? एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल आना चाहिए भाई, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको पूछा जाता है। अब इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है एथेनॉल। क्या पढ़ना होता है? एथेनॉल। बाबू, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप लेक्चर नंबर 1 से जो है अपनी तैयारी करिए, और फिर पॉसिबल होता है आप इसका नोट्स भी बना लीजिए, अपनी फिर तैयारी कंटिन्यू करिए। ठीक है, फिर बात।